अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ बुध की रात और मार्च की 11 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और मार्च की 12 तारीख है। नादरीन, दुनिया भर से खबरें बहुत हैं, लेकिन खबर वही मशरक़ वस्ता से है और तकरीबन दुनिया भर की खबरें इसी रीजन के गिर्द घूम रही हैं। आज जंग का 12वां दिन था और बहुत कुछ हुआ। एक तरफ जंग जारी रही, दूसरी तरफ तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में अपने नेशनल रिजर्व से 32 ममालिक ने तेल को रिलीज करने का फैसला किया। जबकि डिप्लोमेसी और मीडिएशन के ऊपर भी कुछ बात होगी, क्योंकि कुछ उस पर भी एफर्ट्स हुई हैं। और फिर यूनाइटेड नेशंस में एक इंटरेस्टिंग करारदाद आई सिक्योरिटी काउंसिल में, जिस पर कि पाकिस्तान ने भी अब बुनियादी तौर पर ईरान के खिलाफ अपना फैसला दिया। तो यूं ये खबरों से भरपूर दिन था, लेकिन सबसे पहले जिक्र तेल की कीमतों का। नाज़रीन, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जंग खत्म होने वाली है, तो उस वक्त तेल की कीमतें तकरीबन $120 तक पहुंच चुकी थी। अमेरिका और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स नीचे जा रही थी। लेकिन उनके इस ऐलान के बाद तेल की कीमतें गिरी, तकरीबन $86 पे आ गई, एक वक्त पे $82 तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद फिर एक मरतबा फिर कोशिश ये की गई कि आपने हुर्मुस को खोला जाए और यहाँ से जो चोकिंग पॉइंट है, यानी सारी की सारी जो तेल की रसद का काम रुका हुआ है, इसको दोबारा खोला जाए। ईरान ने वार्निंग दी थी कि अगर यहाँ से कोई भी शिप गुजरी तो उसको हम निशाना बनाएंगे। तीन शिप्स ने कोशिश की और तीनों को निशाना बनाया गया। अब तीनों पर आग लगी हुई है। और उसके बाद फिर बावजूद इसके कि इतना बड़ा फैसला हुआ, जिसकी थोड़ी तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इतने बड़े फैसले के बावजूद कि कोई 40 करोड़ बैरल तेल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लाने का यानी ऐलान किया गया, उसके बावजूद जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कम से कम साउथ कोरिया में तेल की कीमत जो है वो $100 फी बैरल से बढ़ चुकी है, जबकि अमेरिका में भी 94-95 डॉलर तक पहुंच चुकी है। और खदशा ये है कि शायद ये आइंदा चंद घंटों के दौरान $100 से भी क्रॉस कर जाए। याद रखिए कि आज जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जानिब से ऐलान किया गया है कि 32 ममालिक जो उनके मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने यानी इस बात पर आमादगी का इजहार किया कि वो अपने जो नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जिसमें कि उन्होंने अपना तेल संभाल के रखा हुआ होता है यानी बुरे दिनों के लिए, तो उन्होंने इस बात पर आमादगी का इजहार किया है कि वो आइंदा तकरीबन 2 माह के दौरान 40 करोड़ बैरल तेल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डालेंगे, यानी 400 मिलियन बैरल तेल, जो कि काफी ज्यादा है। ख्याल यह है कि इसके जरिए शायद जो इंटरनेशनल लेवल पर तेलों की कीमतों में अदम इस्तेहकाम है, इसको कुछ यानी नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन फिलहाल तो इस कोशिश का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा, बावजूद इसके कि अमेरिका ने ऐलान यह किया है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डालेगा। और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या वाकई इसके ऊपर कोई असर होता है इंटरनेशनल मार्केट की जो तेल की प्राइसेस हैं। आज तक तो नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका का खुद कहना है कि ये 172 मिलियन बैरल तेल आइंदा 2 माह के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में लाया जाएगा। तो यूं तेल की कीमतों को संभाला देने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन चूंकि ऑन द ग्राउंड कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इसीलिए जो तेल की कीमतें हैं वो भी बेकाबू हैं, क्योंकि ऑन द ग्राउंड जंग जारी है। आज इत्तलात यह है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर भरपूर बमबारी की, उनके मुख्तलिफ शहरों पर, जिनमें तेहरान, तबरेज, कोम और इस्फहान और दूसरे इलाके शामिल हैं, जहां पर कि उन्होंने हमले किए। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने इतने ज्यादा अहदाफ को निशाना बना दिया है कि अब हमें ईरान में मजीद अहदाफ नहीं मिल रहे, यानी इतनी ज्यादा बमबारी की है। लेकिन ईरान की जानिब से जवाब बंद नहीं हो रहे, बल्कि अगर एक तरफ आज ईरान पर शदीद बमबारी की गई, तो ईरान की जानिब से जवाब भी भरपूर आया। बल्कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से उनका जो मिसाइल, वो वेव्स के हिसाब से कहते हैं, तो 37वीं वेव थी मिसाइल अटैक की। और कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक वेव थी, क्योंकि इसमें ईरान ने सैकड़ों मिसाइल दागे इसराइल पर और अमरीकी मफादात पर। अमरीकी मफादात कहाँ कहाँ? कुवैत और सऊदी अरब स्पेशली, जबकि आज ओमान को भी निशाना बनाया गया, जिसका जिक्र मैं बाद में करता हूँ। लेकिन जो एक और बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि अगर एक तरफ ईरान की जानिब से इसराइल पर भरपूर हमले किए गए, तो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हिजबुल्लाह की जानिब से लेबनान से भी शुरू हुआ। आज हिजबुल्लाह ने इसराइल पर कम से कम 300 रॉकेट्स और मिसाइल फेंके, जिसमें कि कई जगहों पर नुकसान हुआ है। चूंकि इसराइल ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा रखी है, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन बाहर ना निकले कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है, तो इसलिए उस नुकसान की तफसीलात तो मुकम्मल नहीं मालूम। लेकिन इसराइल में नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि आज दो अमरीकी प्राइवेट कंपनी हैं जो कि बुनियादी तौर पर सैटेलाइट के जरिए जो पिक्चर्स लेते हैं
दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के, तो वो फ्री अवेलेबल होती हैं या आप सब्सक्रिप्शन के जरिए ले सकते हैं। आज इन दो कंपनियों प्लैनेट लैब्स और वेंटोर, उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो मशरक़ वस्ती में उनकी जो सर्विस है तस्वीर की, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स की, उसको वो अब 96 घंटे तक डिले के साथ जारी करेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई इस्तेमाल भी करे स्पेशली जंगी मकासद के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा। और शायद इसके जरिए क्या डिस्ट्रक्शन भी नजर आएगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर इतना बड़ा उन्होंने एक कदगन लगा दिया है तो यकीनन इसका भी कहीं ना कहीं असर तो नजर आएगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल अटैक्स के जवाब में आज इसराइल ने भी लबनान पर शदीद बमबारी की, स्पेशली बैरूत और इसके सबब्स में। और वहां पर कहते हैं काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब तक एग्जैक्ट काउंट तो नहीं मालूम कि कितने लोग बीच में शहीद हुए हैं लबनान में, लेकिन इत्तलात ये हैं कि वहां पर भी अब 600 से जायद लोग वहां पर शहीद हुए हैं, जबकि 7.5 लाख लोग बेघर हुए हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पर मामलात बिगड़े हुए हैं, जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि वहां पर अब ईरान माइंस बिछा रहा है। और अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के माइंस डालने वाले जहाज जो हैं, बहरी जहाज, उनको भी डुबोया है। लेकिन वो काम जारी है, ट्रैफिक बंद है। 3 जहाजों पर इस वक्त भी आग लगी हुई है, क्योंकि ईरान ने उनको निशाना बनाया था। तो गोया जो आबनाए हुर्मुज है, वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए तकरीबन बंद है। और जो तरसील है तेल की, वो रुकी हुई है। और उसकी वजह से जो मार्केट है वो बेकाबू है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इस दौरान मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है आज की कि अमेरिका में क्या हो रहा है इस जंग के हवाले से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सवाल भी है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है, जिस पर मैं भी बात करता हूँ। लेकिन इसके अलावा आज के जो वाकयात थे, उनमें मेरे ख्याल में जो बड़ा वाकया था, वो जो ओमान, मुल्क ओमान का एक शहर है सलाला, जो उनकी पोर्ट सिटी है, उस पर आज एक हमला हुआ है। जहां पर उनके जो स्टोरेज टैंक्स थे डीजल पेट्रोल वगैरह के, उस पर उनमें आग लग गई, बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी। और इल्ज़ाम जो है वो ईरान पर लगाया गया। लेकिन ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खुद ओमान की जो क़यादत है उनको टेलीफोन करके बताया कि हम इस हमले में नहीं शामिल, हमने हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम इसकी पूरी तहकीकात भी कराएंगे, क्योंकि हमने हमला नहीं किया। याद रखिए कि ओमान वो मुल्क है जिसने कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। लिहाजा किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान जो है वो ओमान पर भी हमला करेगा। और सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि अगर यानी हमेशा के लिए जब भी हमले होते हैं तो देखा यह जाता है कि इसमें नुकसान नुकसान और फायदा किसका है। तो अगर ईरान ओमान पर हमला करता है, जो कि बुनियादी तौर पर ईरान का राब्ता है अमेरिका के साथ, तो वो तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको शक की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि हालिया दिनों में ऐसी खबरें चली आ रही हैं कि बहुत सारे गल्फ ममालिक में जो हमले हुए हैं, ड्रोन हमले, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद उनमें ईरान बराह रास्त शामिल ना हो, बल्कि शायद इसराइल करा रहा हो ये। लिहाजा यहाँ पर इस जो इम्कान है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ का इम्कान है, ये जंग है। और उसमें कोशिश जो अहले मगरिब स्पेशली अमेरिका और इसराइल की है, वो ये है कि ईरान को बिल्कुल तन तनहा कर दिया जाए। और ये उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त अगर ईरान के किसी के साथ राब्ते हैं तो वो चीन, रूस, पाकिस्तान और ओमान, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ ईरान के यानी ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात हैं, और उनके राब्ते भी बहाल हैं। और इसीलिए ईरान ने इससे इनकार किया कि हम इसमें नहीं शामिल, फायदा अमेरिका को हो या इसराइल को हो। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ी खबर छपी है, मेरा ख्याल है कि ये वो बहस है जो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। उसका उन्वान है कि हाउ ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स मिसकैलकुलेटेड ईरान रिस्पॉन्स टू वॉर, यानी किस तरीके से सदर ट्रंप और उनके जो मुशावरीन हैं, उन्होंने गलती की ये बात को जांचने में कि ईरान का जवाब कैसा होगा अगर इन पर हमला किया जाए। और ये बड़ी तफसीली खबर है, बेसिकली एक एनालिसिस है, जिसमें को कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में, डोनाल्ड ट्रंप के जो मुशावरीन हैं उनमें, कि ईरान के साथ जंग बहुत स्विफ्ट होगी, ईरान बहुत कमज़ोर हो चुका है, ईरान हमला यानी जवाब देने के काबिल नहीं रहेगा। क्योंकि लास्ट जून में जब इसराइल ने ईरान पर हमले किए थे, वो 12 दिन जो जंग हुई थी, तो उसमें ईरान ने सिर्फ और सिर्फ इसराइल को निशाना बनाया था। तो यहाँ पर जो अमरीकी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका यह ख्याल था कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर जवाब नहीं देगा, और ये भी नहीं था उनका ख्याल कि ईरान इतना सख्त जवाब देगा और इतना भरपूर जवाब देगा। तो ये दोनों जो थे वो सरप्राइजेस थे। एक और सरप्राइज ये था कि इस जंग से पहले ट्रंप से पूछा गया था कि अगर आप हमला करेंगे तो इससे तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस का बेकाबू हो चुकी हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, इसीलिए उनकी जानिब से जो मैसेजिंग हो रही है, तो इसने भी उनके जो मुशीरान हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं,
پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ تو جیت چکے ہیں لیکن ہم بہت جلد اس کو ختم کر دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے گرچہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے، اور اس پر ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور جو بہت بڑا سوال تھا جنگ سے پہلے، کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرتا ہے تو امریکہ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس وقت بھی خیال یہ تھا کہ ایران یہ نہیں کر پائے گا کیونکہ ایران بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن سب کچھ غلط ثابت ہوا، اور آج اسٹریٹ آف ہارموز یا آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہے۔ اور پھر ساتھ جو آئل مارکیٹس کے جو شپنگ لینز ہیں، اس پوری انڈسٹری کو جو ہے تقریباً بٹھا دیا ہے، یعنی پوری انڈسٹری کو۔ اور پھر ایک اور بہت بڑا سوال کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے جو عرب ممالک ہیں، جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، میں اسپیشلی اس پہ ذکر کروں گا کویت کا، اور قطر کا، اور بحرین کا۔ یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کے اوپر اس کا شدید اثر ہوا ہے، اور متحدہ عرب امارات کا بھی، جہاں پر کہ یا تو انہوں نے اپنے تیل کے کنویں بند کر دیے، یا پھر انہوں نے اپنی پروڈکشن کم کر دی ہے۔ وجہ کیونکہ ان کے پاس جتنی پیداوار تھی وہ اپنے جو سٹوریج ٹینکس تھے وہ بھی بھر چکے ہیں، اور ان کی بندرگاہوں پر جو مختلف آئل ٹینکرز تھے جو وہاں لنگر انداز تھے، ان کو بھی بھر دیا گیا۔ اب ان کے پاس پیٹرول اور ڈیزل سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے، تو ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، وہ اپنی پروڈکشن کو یا کٹ کر رہے ہیں یا انہوں نے تیل کو بالکل بند کر دیا ہے۔ اسی طرح جو ان کی ریفائنریز ہیں، وہاں پر بھی اپنی جو ان کو ریفائنری کی جو ان کا ڈیلی کا آؤٹ پٹ ہے اس کو بھی انہوں نے کافی زیادہ کم کر دیا ہے، کیونکہ کھپت نہیں ہے، اس کی ترسیل نہیں ہے۔ بہت سارا یہاں پر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ سب کرائسس ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی جو مڈل ایسٹ کی تیل کی آئل انڈسٹری ہے، یہاں کے جو کنویں ہیں، یہ دوبارہ اپنی پریویس یعنی پری وار پروڈکشن لیول پر آئیں گے۔ جو جنگ سے پہلے جتنا یہ تیل پیدا کر رہے تھے، اس پیداوار تک پہنچنے میں ان کو شاید تقریباً 2 مہینے لگیں۔ گویا اگر آج یہ کرائسس ٹھیک بھی ہوتا ہے، یعنی معاملات حل ہو جاتے ہیں، پھر بھی تیل کا بحران کم از کم آئندہ 2 ماہ تک جاری رہے گا، کیونکہ ترسیل کے معاملات ہیں اور پروڈکشن کے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، جو آئل ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک تیل کے کنویں کو بند کر دیتے ہیں اور جب اس کو آپ دوبارہ کھولتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں، جس میں کہ آپ کی مشینری بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ڈیمیج ہو تو پھر آپ کے ریپیئر وغیرہ میں بھی زیادہ یعنی ٹائم لگتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر معاملات بگاڑ کی طرف مزید جائیں گے اگر آج جنگ ختم بھی ہو جائے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں ٹرمپ حکومت کا جو کہ اندازے تھے بہت زیادہ غلط تھے، وہ اس جنگ کی قیمت ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پہلے 2 دنوں میں امریکی حکومت نے 5.6 ارب ڈالر کا اسلحہ استعمال کیا۔ اس وقت سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ 20 قسم کے مختلف ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ تو صرف 2 دنوں کا خرچہ 5.6 ارب ڈالر۔ اب بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ ڈیلی کا خرچہ کتنا ہے، لیکن آج میں نمبرز دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ آن دا ایوریج کم از کم 1.3 ارب ڈالر ڈیلی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کا جو خرچ ہے وہ 1.3 ارب ڈالر ہے، جبکہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں اور نقصان بہت زیادہ۔ جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جنگ جاری رکھیں گے، گرچہ ایسی اطلاعات ہیں کہ اسٹیو وٹکوف جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے مڈل ایسٹ ہیں، انہوں نے ایران کے ساتھ 2 مرتبہ رابطہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ سیز فائر پروپوزلز کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ ایسی بازگشت ہے کہ کم از کم 2 قسم کی سیز فائر پروپوزلز بھی ان کے ساتھ شیئر کی گئیں، لیکن کہتے ہیں ایران کی جانب سے جواب نہیں آیا، بلکہ جواب یہ تھا کہ ہم اس وقت سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اسی دوران جو ایران کے ایک سینئر لیڈر ہیں علی لاریجانی، ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے یا تو یہ کاروبار کے لیے استعمال ہوگی، اور یا پھر پوری دنیا کے لیے یہ ایک تکلیف کا مقام ہوگا، کیونکہ اگر ہم تکلیف میں ہیں تو ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم دنیا کو مجبور کریں، اسپیشلی جو جارح قوتیں ہیں، کہ وہ اپنا رویہ بدلیں۔ کیا وہ رویہ بدلیں گے؟ اس کا امکان یعنی آپ رد تو نہیں کر سکتے، لیکن فی الحال زیادہ نظر نہیں آ رہا، گرچہ کچھ کوششیں ضرور شروع ہوئی ہیں۔ آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں لکھا کہ انہوں نے روس اور پاکستان کے لیڈران سے بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایران امن پسند ملک ہے، یہاں پر امن چاہتا ہے، لیکن اس جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ریپریشنز دی جائیں، یعنی جو ہمارے جنگ میں نقصان ہوا ہے اس کی ہمیں قیمت ادا کی جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں انٹرنیشنل گارنٹیز دی جائیں کہ ہمارے خلاف دوبارہ کوئی بھی ملک جارحیت نہیں کرے گا۔ جہاں تک وزیر اعظم شہباز شریف کی پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ بات چیت تھی، اور یہاں پر کوشش یہ کی گئی کہ پزشکیان کے ساتھ ایک سیز فائر کے حوالے سے بات کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ کوئی کیا ایسا راستہ نکل سکتا ہے۔ اور اس میں بھی پزشکیان نے جو ٹویٹر پہ لکھا، وہی انہوں نے وہاں بھی شہباز شریف کو بتایا کہ ہم صرف اسی صورت میں سیز فائر کے لیے تیار ہوں گے کہ اگر ہمیں جو جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ بھرا جائے، اور ساتھ یہ کہ ہمیں گارنٹیز دی جائے انٹرنیشنل کہ ہمارے خلاف
हमला दोबारा नहीं होगा, हमारे खिलाफ जारियत नहीं होगी। जबकि रूस, सबको मालूम है कि ईरान का एक करीबी दोस्त मुल्क समझा जाता है। तो वहां पर भी जो व्लादिमीर पुतिन के साथ पेजेश्कियान की बातचीत हुई, उसकी तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन इत्तलात यही हैं कि पुतिन ने भी पेजेश्कियान को कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं कि इस मामलात को डी एस्केलेट करें, जो ये तनाव है, जंग है, इसको खत्म किया जाए। क्या ये खत्म होगी? मौजूदा हालात में तो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया, जैसे मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान का वो इम्तिहान जो कि शुरू हो चुका था, कई दिनों से मैं इसका जिक्र भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद आज वो पाकिस्तान उस इम्तिहान में फेल हो गया। क्यों? आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन बहरीन लाया, उसके साथ बाकी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मालिक हैं, वो शामिल थे। और कोई 135 ममालिक इसके इस रेजोल्यूशन के को स्पॉन्सर्स थे, जिनमें के पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान ने भी इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया। और इसमें जो कहा गया था ईरान की जानिब से गल्फ कंट्रीज पर जो मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, उसको कंडेम किया गया था। और पाकिस्तान उसमें शामिल हुआ, और वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 13 जो मेंबर ममालिक हैं, उन्होंने इसके हक में वोट दिया, जबकि दो ममालिक ने एब्सटेन किया। वो रूस और चीन थे, जो कि दोनों ईरान के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं। तो अगर एक तरफ चीन और रूस ने ईरान का मुकम्मल साथ नहीं दिया, लेकिन इतना साथ जरूर दिया कि वहां पर उन्होंने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया, यानी ईरान के खिलाफ वोट दिया। तो गोया पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर साबित किया कि पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी को कायम करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है। यानी शहबाज शरीफ साहब का आज का राब्ता मेरे ख्याल एक मुस्बत अमल था। इसी तरह जो इसहाक डार साहब हैं, वो भी अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के वजीर खारजा हैं, उनके साथ मुसलसल राब्ते में। तो ये सारी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। क्या पाकिस्तान यहाँ पर अपनी पोजीशन को न्यूट्रल नहीं रख सकता था? मेरा ख्याल है रख सकता था। अगर चीन और रूस जो है यहाँ पर एब्सटेन कर सकते थे, तो पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। वजह, पाकिस्तान सऊदी अरब का इत्तेहादी है, और ये जो रेजोल्यूशन है, इसके को स्पॉन्सर्स में सऊदी अरब भी शामिल है। और पाकिस्तान उसके खिलाफ अगर जाता, तो शायद मामलात ज्यादा बिगाड़ की तरफ जाते। न सिर्फ ये, बल्कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसे बयानात आए हैं, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा। और इसमें उन्होंने कोई तफरीक नहीं की कि चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, इसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मैसेज यही है। तो पाकिस्तान ने यूं साइड ले ली है। और यकीनन पाकिस्तान की मजबूरियां हैं, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है एक लिहाज से। तो यूं पाकिस्तान के लिए जो है, यानी पाकिस्तान ने जो वो फाइन लाइन अपने लिए बना रखी थी कि हम न्यूट्रल हैं, तो आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है। और पाकिस्तान की जानिब से ये मैसेज भी चला गया कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ या कुछ भी हुआ, तो फिर हम जंग में कूदेंगे। हालांकि सऊदी अरब आज तक पाकिस्तान के हक में कभी भी नहीं आया। इवन अफगानिस्तान की जानिब से आज भी पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, सऊदी अरब ने आज तक उसको कंडेम भी नहीं किया। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि जब आपके मुल्क पे कंप्रोमाइज लीडर्स हों, स्पाइनलेस लीडर्स हों, तो फिर ऐसा ही होता है जैसा आज हुआ। पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल रहता था, अमेरिका भी इस पे नाराज ना होता। अगर आप कहते हैं कि जी हम न्यूट्रल हैं, हम साल्फी का काम करना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल तमाम ममालिक यही कहेंगे कि हाँ जी अब ठीक है, आप अपनी पोजीशन रखें। लेकिन पाकिस्तान ने पोजीशन ली। आई एम नॉट श्योर कि कितनी अच्छी कितना अच्छा डिसीजन था, लेकिन शायद इसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। और अमेरिका और दूसरे ममालिक जो हैं वहां पर, जिससे मैंने अर्ज किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबार में अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि शायद बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। इस मिसकैलकुलेशन का नतीजा क्या निकलेगा? मेरा ख्याल है कि अमेरिका में तो इस साल नवंबर में जरूर नजर आएगा, क्योंकि जब गैस स्टेशन पर अमरीकी महंगा पेट्रोल खरीदेंगे, तो यकीनन ये उनके वोट पर असरअंदाज होगा। अगर वोट पर असरअंदाज होगा, तो पाकिस्तान तो है नहीं कि यहाँ पर डब्बे चुराए जाते हैं। यहाँ पर हुकूमतें तब्दील की जाती हैं, यहाँ पर निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की जाती है, ताकि पॉलिसीज में तब्दीली आए। क्या नवंबर में आएगी? मुझे लगता है कि इस बात का इम्कान है। किस हद तक है, इस बारे में फिलहाल हतमी राय नहीं दी जा सकती, लेकिन ये इम्कान बढ़ता जा रहा है। तो यूं पाकिस्तानी क़यादत किसी हद तक तो खुश रह सकती है कि उन्होंने न्यूट्रलिटी की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम अज कम यूएन में वो उसको कायम ना रख सके। आई विश के ये उसको भी रख सकते तो बेहतर था, क्योंकि सालसी में ज्यादा अच्छा किरदार अदा कर सकते थे। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।